नमस्कार, मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम आज आप लोगों के बीच लाए हैं बिहार पुलिस की मॉडल सेट नंबर 4 को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ उठावें। अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। निश्चित ही आप इस चैनल से जुड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अपने जीवन में एक अच्छे स्थान प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें। आज हम चलते हैं बिहार पुलिस के मॉडल सेट नंबर 4 के साथ उपस्थित हैं। चलते हैं मॉडल सेट नंबर 4 की ओर और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरे 100 प्रश्नों को हल करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। और आप भी मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और मिलाकर देखें कि आपका कितना सही हो पाता है। जिस बच्चे का 70 प्लस और 80 के आसपास में रहेगा उसका रिजल्ट लगभग निश्चित है। चलते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का। ये प्रश्न है निम्नलिखित में, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 1 नंबर में है क्या आप यह पत्र पढ़ लिए हैं। 2 में क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है। 3 में क्या आपने यह पत्र पढ़ लिए हैं। 4 में क्या आप यह पत्र पढ़ लिया है। इसमें सही जवाब खोजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है। चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है विभावरी का अंतिम प्रहर है। विभावरी का अंतिम प्रहर है। अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द पर्यायवाची है। यानी विभावरी का पर्यायवाची क्या है। विभावरी का पर्यायवाची 1 नंबर में रात्रि, 2 में तपसा, 3 में छनदा और 4 में तरी। इसका सही जवाब होता है विभावरी का रात्रि। विभावरी का पर्यायवाची क्या होती है, रात्रि। चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है। अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह क्या होगा। जब यहाँ श्लाघनीय नहीं सराहनीय होना चाहिए, सराहनीय होगा। सराहनीय गलती लिख दिया है। अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह क्या है, सराहनीय है। तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह क्या होगा, जब गलत कार्य होगा तो निंदनीय होगा। ये तो सीधी जवाब है। चलते हैं 4 में क्रिया विशेषण के भेद लिखना है। क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। इसमें है कि मैं उसे भली भांति जानता हूँ। भली भांति कौन सा क्रिया विशेषण है। 1 नंबर में है रीतिवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक और स्थानवाचक का बोध नहीं हो रहा है, कालवाचक का बोध भी नहीं हो रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा रीतिवाचक। तो हम लोगों ने देखा। चलते हैं अगला नंबर। अब है विलोम शब्द। शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या होता है। आप लोग ऑप्शन तुरंत खोज लेंगे। खोजिए सब विलोम शब्द शाश्वत का। शाश्वत 1 नंबर में स्वस्थ है, दूसरा ऑप्शन अस्थायी है, 3 स्थानीय और चौथा क्षणिक। शाश्वत का विलोम क्या होता है। जब मेरे चैनल पर आप लोगों ने विलोम शब्द को पढ़े होंगे तो जरूर इसका आंसर मिला होगा। शाश्वत का क्या होता है, क्षणिक होता है। शाश्वत का क्षणिक। 5 क्वेश्चन हिंदी का था। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन अंग्रेजी का भी होगा। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सही प्रीपोजिशन इसमें भरना है। 1 में है द कैट जंप व्हाट देयर चेयर। इसमें क्या होगा, ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम। क्या हो जाएगा, द कैट जंप फ्रॉम द चेयर, फ्रॉम द चेयर। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न ये क्या कहते हैं देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द प्लूरल। आइडेंटिफाई द प्लूरल। और क्या है ये, तो
आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम विच इनकरेक्ट, मतलब जो गलत है उसे छांट के लिखना है। 1 नंबर में कमांडर्स इन चीफ, 2 में माइस, 3 में सन इन लॉ, 4 में मैन। मैन भी सही है, प्लूरल है। माइस भी प्लूरल है। कमांडर्स इन चीफ है। सन इन लॉ ये गलत है, इसका क्या होगा? सन्स इन लॉ होगा, सन्स इन लॉ हो जाएगा। तो 7 का पूछ रहा था इनकरेक्ट, इसलिए इनकरेक्ट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें कहते हैं चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को खोजना है। 1 नंबर में मिस्टर राकेश हैज मिस्टर राकेश हैज टॉट इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। 1 मिनट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राकेश हैज टॉट इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। इसका क्या बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। इसका नियम होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फॉर, ये होता है। यानी भी में आईएनजी, यानी भर में आईएनजी लगता है, ऐसा काम है। मिस्टर राकेश ये सब्जेक्ट हो गया, हैज लगा हुआ ये भी है, बीन भी है, और टीचिंग, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिस्टर राकेश हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट, क्या है? सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। बड़े अक्षर में जो शब्द है उनका अपोजिट वर्ड लिखना है। ये है इनहांसिंग, इनहांसिंग का खोजना है। इनहांसिंग का अर्थ पहले जान लें कि इनहांसिंग का अर्थ क्या होता है, फिर जाके बनाएंगे। इनहांसिंग का अर्थ होता है बढ़ाना या वृद्धि करना, वृद्धि करना, बढ़ाना या वृद्धि करना। तो लोग जान गए, बढ़ाना या वृद्धि करना होता है। इसी तरह इसका क्या खोजना है? अपोजिट वर्ड। इसका हो जाएगा बूस्टिंग में से बढ़ाना या वृद्धि करना होता है, इंक्रीजिंग में से वृद्धि होता है, कंट्रैक्टिंग में वृद्धि होता है, लेकिन रिड्यूसिंग क्या होगा? कमी होता है। इसका क्या होता है? कमी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, ये क्या कहते हैं? चूज द वर्ड ऑफ फ्रेज। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द कीवर्ड। कीवर्ड यहाँ है LEWD। इसका खोजना है, क्या कहता है? मीनिंग। ये फ्रेज है, 1 में है वल्गर, 2 है डिसेंट, 3 है प्लीजिंग, 4 में फनी। इसका सही जवाब हो जाएगा वल्गर। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 से। हिंदी और इंग्लिश समाप्त हो गया। अब ये सोशल साइंस से प्रश्न है और इस सोशल साइंस के प्रश्नों को हल करना है। 1 नंबर में है भारत के संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट, क्या है? अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ। अवशिष्ट अधिकार खोजना है। 1 में अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, ये तो अवशिष्ट नहीं है। दूसरा है आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, ये भी ठीक ठाक है। तीसरा है
अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। और अब क्या है, ये दिख नहीं रहा है, 4 नंबर में है कि अधिकार जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। क्या गया है या नहीं का बात करता है, निगेटिव पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? उस समय मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो मौर्य वंश के बाद मगध वंश पर किसका शासन हुआ? तो इसका 1 नंबर में सातवाहन वंश, दूसरा है शुंग, तीसरा नंद और चौथा कर्ण। तो मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश का शासन हुआ और पुष्यमित्र शुंग वहाँ के शासक थे। 13 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 क्या होती है, सदस्य नामित किए जाते हैं। राष्ट्रपति कितने करते हैं राज्यसभा के लिए? 12 सदस्य नामित करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं हम। और ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न कहते हैं, संसद की लोकलेखा, संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी किसे नियुक्त किया जाता है लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में? 1 में है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 1 है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, चौथा राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका सही जवाब ढूंढिए। इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। 15 अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया? 1 में है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु अमरदास, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु अर्जुन देव। तो हम जानते हैं अमृतसर शहर जो है किनके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। और वह जो है समय था 1574 में। 1574 ईस्वी में अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। और इसी अमृतसर में क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है, हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग वहीं पर है। और इसी अमृतसर में भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर भी है, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर लिखा है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्ति के विरुद्ध युद्ध किया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ी गई थी तो उसमें संसार की जो प्रमुख देश है 2 भागों में बट गया था। एक का नाम था धुरी राष्ट्र, क्या नाम था? धुरी राष्ट्र। और दूसरा का नाम था क्या? मित्र राष्ट्र। दूसरा का नाम मित्र राष्ट्र था। इसमें प्रश्न कह रहा है कि मित्र राष्ट्र की शक्ति के विरुद्ध युद्ध किया था हम लोग, ये जर्मनी, इटली और जापान, ये सब क्या थे? धुरी शक्ति था। लेकिन चीन क्या थे? इसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चीन। 17 है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 1 है अनाईमुडी, दूसरा है डोडा बेट्टा, 3 है महेंद्रगिरी, 4 नीलगिरी। इसका सही ऑप्शन ढूंढना है। तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या हो जाएगा? अनाईमुडी की पहाड़ी हो जाएगी। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 रहा ये, और ये प्रश्न कहती है, देखिए कि किस नदी में मेट्टूर बांध स्थित है?
किस नदी में मेटूर बांध स्थित है? नदी में किस नदी पर होना चाहिए? किस नदी पर मेटूर बांध स्थित है? एक नंबर में गोदावरी नदी, दूसरा महानदी, तीसरा कृष्णा और चौथा कावेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मेटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर है। 19 नंबर है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी, एक मेराइन नदी, दो रोन, तीसरा ऑप्शन है डानुबे और चौथा है वोल्गा। तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 का सही जवाब होगा वोल्गा नदी। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर, और 20 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। ये देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। कहते हैं आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन किसका है? एक नंबर में हेरोल्ड लॉस्की के द्वारा कहा गया, 2 में है G.D.H. कोल द्वारा, 3 में जिया-जैक्स रूसो द्वारा, 4 T.H. ग्रीन द्वारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? G.D.H. कोल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। 21 नंबर में है बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, यानी किसके द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ किया गया था, अर्थात कह सकते हैं बाजार नियंत्रण की प्रणाली। एक में है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, दूसरा है इल्तुतमिश द्वारा, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, चौथा गियासुद्दीन द्वारा। इसका सही जवाब खोजना है। इल्तुतमिश ने क्या किया था? ये कुतुब मीनार कार्य पूर्ण करवाया था, यानी कुतुब मीनार का कार्य को पूरा किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाजार नियंत्रण या विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब 21 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? अपना आत्मकथा खुद लिखने वाला मुगल सम्राट इनमें से कौन था? एक में शाह आलम और फारुखसियर, 2 में बाबर और जहांगीर, 3 में जहांगीर और शाहजहां, 4 में अकबर और औरंगजेब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर क्या लिखा था? बाबर नामा लिखा है। बाबर नामा कौन लिखा है? बाबर लिखा है। और जहांगीर कौन क्या लिखे हैं? तुजुक-ए जहांगीरी। इस तरह कह सकते हैं तुजुक-ए जहांगीरी। कौन लिखे हैं? जहांगीर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये दोनों अपने अपने आत्मकथा लिखे। तो इसका नार्वे के तट एक उदाहरण है। नार्वे तट किसका उदाहरण है? एक में डालमेकिन तट का, दूसरा फ्योर्ड तट का, तीसरा है रिया तट का, चौथा उनजित तट का। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर फ्योर्ड तट। वहाँ नार्वे तट क्या है? फ्योर्ड तट का एक उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? इसमें खोजना है कौन माइक्रो फाइनेंस संस्थान का देखरेख करता है। एक में है RBI, 2 वित्त मंत्रालय, 3 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहते हैं, 4 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को क्या करती है? देखरेख करती है। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं और ये प्रश्न है ये प्रश्न देखिए आप लोग, ये बड़ी ही आसान प्रश्न है।
निम्न देशों और उनकी राजधानी में से कौन सा युग्म गलत है, गलत को देखना है। इसके लिए आपको राजधानी जानकारी होनी जरूरी है। एक है स्विट्जरलैंड, यहाँ जिनेवा लिखल है। 2 है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये तो सही है। क्या होता है? वियना। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगा? इसकी राजधानी बर्न हो जाएगी। यही गलत है, इसका जवाब 1 हो जाएगा, क्योंकि गलत का खुलना। 26 है सिरसा का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिरसा का मकबरा काम है, हम लोग जानते हैं, सासाराम में काम है, सासाराम, और सासाराम काम है बिहार में। इसका जवाब हो जाएगा बिहार। चलते हैं अब प्रश्न नंबर अगला लेंगे, और अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देखा जाए, लिखा है समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? यानी समाज की जो कमजोर वर्ग है उसको न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का गठन किया गया था? एक में ऑप्शन है थियोसोफिकल सोसाइटी, दूसरा आर्य समाज, तीसरा सत्यशोधक समाज, और चौथा धर्म परिपालन योग। ये तो बिल्कुल नहीं है। आर्य समाज ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना कौन किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था महाराष्ट्र में, और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए 28 में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। संसार में सबसे पहले कौन महिला प्रधानमंत्री बनी थी? 1 नंबर इंदिरा गांधी ने, दूसरा श्री माऊ भंडारनायके, तीसरा गोल्डा मेयर, और चौथा एलिजाबेथ डॉमिटियन। तो संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माऊ भंडारनायके थे, और ये कहाँ की बनी थी? ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये इंदिरा गांधी भारत की थी, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न रहा ये संघ और राज्य क्षेत्र। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दें। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं पर ज़्यादा ध्यान देना है। साझी सीमा के इनके साथ नहीं है। इसके लिए आपको नक्शा का अध्ययन करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश है उसके साथ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु खोजना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसे खोजना है। तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु ये पुडुचेरी के साथ लगती है, लेकिन कर्नाटक इसके साथ नहीं लगती। 30 में है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश, 1 में है वेटिकन सिटी, दूसरा है तुवालू, तीसरा नौरू, और चौथा तलाऊ। तो इसका सही जवाब सबसे छोटा देश यही है, वेटिकन सिटी, जिसको कि 15 मिनट में इस ओर से उस ओर पार कर सकते हैं, और वेटिकन सिटी की ही सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी का तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है? ये कानपुर तो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। श्रीनगर, ये तो श्रीनगर है जो कि पहाड़ी इलाका में है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ सरयू नदी किनारे, क्या है? सरयू नदी किनारे।
इसका सही जवाब हो जाएगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है और डिब्रूगढ़ कहाँ में है? असम में। डिब्रूगढ़ असम में। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है एडोल्फ हिटलर डैश में आत्महत्या की। वाह। एडोल्फ हिटलर एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने क्या किया? आत्महत्या कर ली थी। कब? 1945 में। इन्होंने 1945 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी, बंकर में बम फोड़ के, गोली दाग करके, और इसकी पत्नी भी उसी के साथ साइनाइड खा करके अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार उसकी पत्नी दोनों वहीं समाप्त हो गए। 33 में है हुमायूं, यानी 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? हुमायूं जो है किस वंश का था इतना जाने? तो हुमायूं जो है मुगल वंश के शासक थे और ये हुमायूं बाबर का बेटा था हुमायूं। 34 में है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, इसका आंसर यांगत्जे हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी क्या होगा? यांगत्जे। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या कहता है? 35 नंबर प्रश्न है एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक, उसका नाम था जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? प्रकृति ने कौन सा अधिकार नहीं दिया? एक हमें स्वतंत्रता का अधिकार ये तो दिया है, दूसरा समानता, तीसरा संपत्ति, चौथा मत देने का अधिकार। तो ये जो है मत देने का अधिकार लोकतांत्रिक देशों में है और यह जो है क्या है? प्राकृतिक अधिकार नहीं, ये मानव द्वारा निर्मित अधिकार। 36 है विजयनगर की कला किसका उदाहरण है? विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है, वहाँ क्या मिलता है? सोमनाथ तो नहीं होगा, अमरावती, पटक्कल, हम्पी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हम्पी। विजयनगर की कला में हम्पी का उदाहरण मिलता है। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर जो है किसके लिए है? एक नंबर तांबा है, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा लिथियम और चौथा बॉक्साइट के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। विभिन्न प्रकार की चूना पत्थर सेल कैमूर के पठार में मिलते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं था? लोकतांत्रिक था, गणराज्य, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन यानी कब रे? 42वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 इसमें हुआ था और इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, सामाजिक। इसका सही जवाब होगा 3 नंबर। अब इसका सही जवाब हो गया धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। उसी समय क्या जोड़ा गया था? अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। चलते हैं 39 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या क्या वर्णित है? एक में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 2 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि का वेतन, 3 संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। यही सही जवाब हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है अगला 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कहता है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के समान भारतीय थल सेना में कौन सा पद होता है? यानी वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होता है, उसी प्रकार थल सेना में क्या होता है? कर्नल होता है।
41 में भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का चलन प्रारंभ किया था? एक में लॉर्ड डलहौजी, दूसरा सर चार्ल्स मेटकॉफ, 3 है लॉर्ड विलियम बेंटिक और 4 में लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 ईस्वी में भारत में क्या हुआ था? रेलवे की शुरुआत हुई थी और उसी के समय में इन्होंने क्या लगाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लाई थी, यानी कि हड़प नीति। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 42 नंबर में, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास क्या है? समशीतोष्णीय कटिबंधीय घास के मैदान है। कहाँ है? एक में अर्जेंटीना, दूसरा हंगरी, तीसरा यूएसए और चौथा यूरेशिया। इसका सही जवाब होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास। लोकसभा में कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है? ये हो गया एससी, ये हो गया एसटी। एससी एसटी के लिए कितना है? दोनों को मिला करके 131 सीट हो गया। उतना सीट लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित है। और 44 नंबर प्रश्न देखिए, और इसमें कह रहा है कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। लोथल का सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 45 है भारत में संभावित तेल क्षेत्र कहाँ है? भारत में कहाँ कहाँ तेल पाया जा सकता है? 1 में तमिलनाडु, 2 में असम, 3 गुजरात, 4 उत्तर सभी। इसमें जो है उपरोक्त सभी होगा। तमिलनाडु, असम, गुजरात सभी। गुजरात में कोयली रिफाइनरी सबसे बड़ी है, असम में डिगबोई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन थे? घनानंद था। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है, ये है इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके बिहार का शासन किसको प्रदान किया? बिहार का शासन किसको प्रदान किया? इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार को जीता और अपना प्रभुत्व स्थापित करके बिहार का शासन किसको दिया? 1 में यागान तुन को, दूसरा तुगान खान को, तीसरा मलिक बया को, चौथा ख्वाजा जहां। ऑप्शन खोजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा यागान तुन को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। 48 में पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? गोलघर 1 में है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में, ठीक ना। और उसके किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और यह जो है पटना का गोलघर की दीवार है 12 फीट चौड़ा, 12 फीट चौड़ा है। 142 सीढ़ी ऊपर चढ़ी जाती है, अंतिम छोर पर पहुंचा जाता है। और ये अर्धगोलाकार क्या है? अर्धगोलाकार, यानी अर्धवृत्त कह सकते हैं, अर्धगोलाकार आकृति का बना हुआ है। इसमें क्या होता था? ये अन्न भंडारण के लिए बनाया गया था, अन्न भंडारण के लिए घर था। आज का ये दर्शनीय जगह बना हुआ है। चलते हैं 49 नंबर लिखी हुई है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? देखिए, 1 में संत रविदास, 2 महात्मा गांधी, 3 जगजीवन राम और 4 कर्पूरी ठाकुर। तो बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। 50 मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है?
मधुश्रावणी का त्योहार कहाँ मनाते हैं? 1 में छपरा में, 2 पटना, 3 भोजपुर, चौथा क्या है? मिथिलांचल। मधुश्रावणी का पर्व कहाँ मनाते हैं? मिथिलांचल में मनाते हैं। 51 नंबर प्रश्न। अभी तक 50 प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने दिया। 50 क्वेश्चन हल हो चुका है। चलिए, आधा बेड़ा पार हो गया। चलते हैं 51 नंबर। बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडार का पता चला है? तो बिहार में गया, वैशाली, जमुई में गया। सबसे ज्यादा जमुई में जो है सोने का भंडार मिला है और वर्तमान में 44%, पूरे भारत की बात किया जाए 44% सोना बिहार में उपलब्ध है। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न लेते हैं। 52 नंबर। बिहार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक रहता है? ये जून महीने में मानसून आता है। ये 15 अक्टूबर तक रहता है। इसका सही जवाब 1 नंबर हो जाएगा, 15 अक्टूबर। चलते हैं बिहार में हरियावाड़ा हिरन पार्क कहाँ स्थित है? हरियावाड़ा हिरन पार्क कहाँ स्थित है? 1 में बक्सर, 2 दरभंगा, 3 मुंगेर, 4 कैमूर। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर में। हरियावाड़ा हिरन पार्क कहाँ है? मुंगेर में। 54 है। बिहार में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चाणक्य राष्ट्रीय लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? 1 में पटना है, 2 भागलपुर, 3 नालंदा और 4 बिहार। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में। बिहार में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। हमें पटना में है और इसकी स्थापना पटना में 2006 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना? बेहतरीन प्रश्न था। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में 2006 में किया गया। चलते हैं 55 में। बिहार में कानून द्वारा गौ हत्या यानी किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया? गौ हत्या पर रोक कब लगाया गया बिहार में? 1 में 1948 है, 2 1949, 1954, 1955। इसका सही जवाब हो जाएगा 1955 ईस्वी में। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है जिसके कारण बिहार में गौ हत्या होती है। उसमें नियम है कि अगर किसी गाय का उम्र 15 वर्ष हो गया है और वह बीमार है तो उसकी हत्या की जा सकती है। 56 है। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को क्या कहा जाता था? 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में जब पैदल सेना जिस बंदूक का प्रयोग करते थे उसको क्या कहते थे? 1 में मैचलॉक, 2 में सवार, 3 पैदल, 4 में मस्कट। इसको मस्कट कहा जाता। क्या कहा जाता था? मस्कट कहा जाता था। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। चलते हैं 57 और प्रश्न करते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ में हुआ था? 1 में एथेंस है, 2 में लॉस एंजल्स है, तीसरा एम्स्टर्डम है और चौथा लंदन है। तो सबसे पहले ईसा पूर्व में भी ये ओलंपिक होता था, लेकिन 6 अप्रैल 1896 को जो आधुनिक ओलंपिक हुआ इसकी शुरुआत एथेंस से हुआ। 58 है। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। इसमें से एक आवश्यक नहीं है। एक है पाठ का लेखन, ये तो आवश्यक है। बाइंडिंग भी आवश्यक है। महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करके सोना साधना ये भी उपलब्ध। 3 होगा इसका सही जवाब। पाठ को संपादित करना ये उनमें से 4 चरणों में से एक नहीं था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 नंबर प्रश्न करते हैं। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थे? ये ट्रेडिशनल जीकेस है। इसका सीधा सीधा जवाब नीरजा भनोट होगी। क्या होगी? नीरजा भनोट। ये ऐसी महिलाएं थी, ये क्या थी? पायलट भी थी और एक बार पाकिस्तान में
क्या हुआ था, विमान का अपहरण कर लिया गया था, विमान का अपहरण कर लिया गया था। कब, वह समय था 1986 ईस्वी को। उस विमान में 73 लोग सवार थे, उसको बचाने के चक्कर में मिर्जा भनोट ने अपनी जान दे दी और अशोक चक्र से उसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया और यह अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी। चलते हैं, क्वेश्चन अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। प्रश्न कहती है कि 60 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है। यहाँ देख रहे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसमें ऑप्शन के आधार पर कर्नाटक होगा। यहाँ 21% सोना पाया जाता है और 25% सोना जो है कहाँ रहता है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। लेकिन नई रूप से जो खोज हो गई है इसके आधार पर सबसे ज़्यादा 44% सोना कहाँ है, बिहार में। 44% सोना कहाँ है, बिहार में है। अब अगर आंसर नया जो आंसर डालेगा उसमें बिहार का नाम रहेगा तो बिहार मारेंगे। इस क्वेश्चन के आधार पर कर्नाटक हो जाएगा। 61 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार 10% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो अभी भी बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है और 2011 में कितना था, 63.82% बिहार की साक्षरता दर थी। इस प्रकार चलिए प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न कहती है कि कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। तो 1 में चित्तरंजन दास, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 B.R. अम्बेडकर, 4 बाल गंगाधर तिलक। तो पूर्वी बंगाल से कौन थे, चित्तरंजन दास थे। चलिए कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित नियम है। चलते हैं प्रश्न नंबर लेते हैं अगला। और प्रश्न नंबर 64 है कि देखिए क्या है, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। 1 में केरल है, 2 कर्नाटक, 3 तेलंगाना और 4 आंध्र प्रदेश। इसका क्या होगा आंसर, देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है और 64 नंबर क्वेश्चन दिखना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के एक जिला है, कर्नाटक का वह जिला है, उसका नाम है मांड्या जिला। कौन जिला है, मांड्या जिला। ये मांड्या जिला में जो है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है। 65 में जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है। जीडीपी का क्या उपयोग है, 1 में देश की साक्षरता दर का आकलन करना, ये तो नहीं है, ये गलत है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, यही सही है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, ये क्या है, जीडीपी का उपयोग है। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 कहता है भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक में कितनी। भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक में कितनी, 2020 तक में बताना है। 1 में 67,956 किलोमीटर, दूसरा 63,950, तीसरा 91,604, चौथा 82,402 किलोमीटर। 66 का सही जवाब आपको देख लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा 67,956 किलोमीटर 2020 तक में भारतीय रेलवे की लंबाई हुई थी। 67 में मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल की है, मोहिनी अट्टम केरल की लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ की है, केरल की लोक नृत्य है। 68 नंबर है
किस संगीत निर्देशक को पंचम कहा जाता है? यानी पंचम के नाम से किसे जाना जाता है? 1 में खयाम, 2 एस.डी. बर्मन, 3 आर.डी. बर्मन और 4 अनु मलिक। इसका सही जवाब हो जाएगा आर.डी. बर्मन। कौन होगा? आर.डी. बर्मन। चलते हैं अगला प्रश्न ले लें। ये प्रश्न पूरी दिखाई नहीं दे रही है, चलते हैं पूरा स्केल करते हैं। और 69 कहते हैं असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। एक में आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करती है, एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन है सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती है। यानी असत्य छापना है, गलत को छापना है। 3 है आरबीआई 100 रुपये की करेंसी नोट छापता है, ये भी सही है। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का सिक्का जारी करता है, ये भी सही है। आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करती है, ये भी सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना? सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजारों की क्रिया करती है, ये गलत है और ये गलत ही गलत। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 70 में कहते हैं पीएम दक्ष योजना क्या है? पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? ये पीएम दक्ष योजना किसके लिए है? जो कि कूली कबाड़ी का काम करते हैं, बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं, कबाड़ी बेचते हैं, और उसके प्रशिक्षण के लिए ये क्या करते हैं? पीएम दक्ष योजना चलाया गया है। और ये कब चलाया गया है इसकी जानकारी दे दें। ये जो है चलाया गया है 2020 ईस्वी में, ये 2020-21 में, 2020-21 में ये पीएम दक्ष योजना चलाया गया है। इसके लिए ट्रेनिंग करने वाले को क्या होता है? मुआवजा, प्रशिक्षु को मुआवजा प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? मुआवजा प्रदान किया जाता है 3000 रुपये। अब है करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इस करंट अफेयर्स को वर्तमान को पढ़ना है। लेकिन जब क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मुनेरू गांव के क्या है? मुनेरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये मुनेरी गांव कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिला में। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 72 है केंद्रीय बजट 2025-26 और 26-27 पढ़ना है। 25-26 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? 1 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 2 में उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं 73 में 2 फरवरी 2025 को किस देश में अभ्यास एक्वेरियम शुरू किया था? ये जो है फरवरी 2005 में, ये 13 वर्षों से हो रहा है। और ये हम मालदीव के साथ क्या करते हैं? एक्वेरियम अभ्यास करते हैं। एक्वेरियम अभ्यास करते हैं। एक्वेरियम अभ्यास करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत डैश तक, ये वीडियाई प्रश्न है। इसे और आगे तक ये करंट अफेयर्स में आ सकता है। भारत डैश ईस्वी तक 23 से लेकर के 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। ये कब बन जाएगा? ये बन जाएगा 2047 तक। कहते हैं 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए भारत को औसत विकास दर कितनी बनाए रखनी होगी? यही बीबीआई ही माना जाए। 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत बनना है उसके लिए 8% विकास दर लगातार बनाए रखना होगा, तभी यह विकसित भारत की श्रेणी में आ सकता है। अब साइंस प्रश्न है और ये बेहतरीन प्रश्न है साइंस से। यहाँ देखिए प्रश्न कहता है कि 2 रासायनिक पदार्थ
एक्स एवं वाई मिलकर के उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। एक में है एक्स प्लस वाई, ये बनाते हैं। दूसरा है एक्स वाई को सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, इनमें से क्या सत्य है? सत्य क्या है? पी एक यौगिक है, ये तो सत्य है। क्या है? एक यौगिक है। एक्स एवं वाई यौगिक है, ये नहीं। एक्स एवं वाई क्या है? तत्व है। एक्स एवं वाई क्या है? तत्व है। और पी की एक निश्चित संरचना है, ये गलत है। ये सही है, ये सही है। और क्या है? पी की एक निश्चित संरचना है। पी की एक निश्चित संरचना है, ये सही है। पी की एक निश्चित संरचना है। तो हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 2, 1 3 4, 4 नंबर हो जाएगा। 1 3 4, 1 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। और चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न का आता है 77 नंबर प्रश्न। एक आयन M3 प्लस मतलब मैग्नीशियम है और 3 आयन प्लस करके है 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है। तत्व M की परमाणु संख्या बताना है। तो M की परमाणु संख्या क्या है? M3 प्लस का मतलब हो गया 10 प्लस 3 बराबर 13। 13 हो गया क्या परमाणु संख्या? एक पिंड की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ कहता है M की परमाणु संख्या एवं पिंड की संख्या क्रमशः है। यहाँ आपको क्या निकल गया? M की परमाणु संख्या निकल गया 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 14, 10 इलेक्ट्रॉन में 14 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो परमाणु संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पिंड की संख्या। पिंड की संख्या क्या हो जाएगा? पिंड की संख्या हो जाएगा ये क्या है? परमाणु संख्या। और फिर ये क्या है? 14 न्यूट्रॉन की संख्या। ये दोनों को जोड़ देंगे 27 आपका पिंड की संख्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 13 एवं 27। 13 एवं 27। 78 है एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट के प्रतिक्रिया से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 79 नंबर प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रकृति बताना है। इसको देख रहे हैं PbNO3 का और 2 + 2Ki और PbI2 + 2KNO3। इसका क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। 80 कहता है 2 वस्तुएं जिनकी मात्रा 1 ग्राम एवं 4 ग्राम है, इसके संवेग समान है, उनकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 1 और 4 है तो 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न है। कीचड़ कवच का कार्य। कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? कीचड़ कवच का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? 1 में विराम जड़त्व, 2 दिशा जड़त्व, 3 गति जड़त्व, 4 इनमें से कोई नहीं। कीचड़ कवच का कार्य क्या होता है? दिशा जड़त्व सिद्धांत पर आधारित है। ये है एक लड़का एक दूरस्थ पहाड़ी से अपने आवाज की प्रतिध्वनि 1 सेकेंड बाद सुनता है। कितना सेकेंड? 1 सेकेंड बाद सुनता है। तो ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है। लड़के से पहाड़ी की दूरी पता करना है। लड़की से पहाड़ी की दूरी कितना है? तो मान लेंगे D 2D बराबर कितना है? 2D बराबर आपका 340 है। D बराबर 340 बटे यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 170 हो जाएगा। आंसर 170 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
170 मीटर हो जाएगा। बड़ी ही आसान थी। चलते हैं अब 83 नंबर प्रश्न लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। ये जो है जोड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, इसमें 3 वोल्ट धारा प्रवाहित की जाती है। धारा का मान होता है इस प्रकार के जब रहेगा, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे तो उसके लिए 1/2 क्या लिखेंगे 1/2 जोड़ 1/2, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है। फिर उसमें जोड़ेंगे 1/, इसमें 3 को है 1/3 1/3 और 1/3। फिर यहाँ है 2 रेजिस्टेंस और 4 ओम का है 1/4 और 1/4, और इसको हल कर देंगे। इसको जब हल कर देंगे तो देखेंगे ये 1/2 होगा, ये 1/3 होगा, ये 1/4 का LCM 4 होगा और 2/4 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। 1 गुना 2/2 होगा, 1 गुना 3/3 होगा, 1 गुना 4/2 होगा। ये कट गया, 2 दूनी 4, सॉरी इसका क्या होगा, यहाँ जोड़ है, क्या है जोड़ है। तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 2 और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 कहाँ है, इसका तो 2 1 3 1 4 है, तो 4 हो गया। और इसमें क्या है 3 वोल्ट देना है। I बराबर क्या होता है V/R होता है। V कितना है 4/3, 4/3 सॉरी V का मान 3 है। V का मान क्या है 3 है, 3 है और उसका मान है 4 ओम रेजिस्टर। 4 से उसमें भाग देंगे 0.75 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसको हल करके देख लिए, कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चलते हैं 84 नंबर। और 84 नंबर प्रश्न है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा C कैल्शियम 2 आयन प्लस मैग्नीशियम 2 आयन के साथ अपक्षेप की रचना होती है। 84 का सही जवाब वही होना चाहिए 1 नंबर का। चलते हैं 85 नंबर का प्रश्न लेते हैं। लिखी हुई है एक सी स्थूलता के 2 पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक ही मीनार की ऊंची चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड X ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया है, दूसरा पिंड Y समतल फेंका गया है। तो क्या होगा, हम किसी भी वस्तु को चाहे बड़ा हो या छोटा, द्रव्यमान कम या अधिक हो, एक साथ अगर गिराते हैं तो दोनों एक ही साथ जमीन पर गिरेगा। चाहे आप रुई का बराबर बोरी गिरा दो या कील गिरा दो, तो दोनों एक ही साथ धरती पर पहुंचते हैं। 85 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 86 है और 86 नंबर प्रश्न कहते हैं कैमरे के किस प्रकार के, यानी कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका आंसर कैमरे में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। 87 में किसी मनुष्य के लिए, ये क्वेश्चन को पहले स्क्रॉल कर लिया जाए। चलते हैं 87 नंबर प्रश्न। और कहते हैं किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, क्यों। हम जानते हैं कि नदी का जल से अधिक घनत्व समुद्र के जल का होता है,
इसीलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। घनत्व अधिक कहाँ है? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। ये नहीं, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना लोगों को आसान लगता है। 87 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं 88 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न कहती है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज को अलग करना है, किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा? एक में क्लोरीनीकरण, दूसरा निस्यंदन, तीसरा चूना सोडा उपचार, चौथा वायु मिश्रण। ये वायु मिश्रण के द्वारा ही इसको अलग किया जा सकता है। इसमें कहता है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का आधा होता है। यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन कितना होता है? 4 महीना। यानी 1/2 करेंगे तो 4 महीना लगेगा, ठीक है ना। और अब आधा आधा हो गया, फिर कहता है उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाएगा। फिर इसका आधा करेंगे 3/4 हो जाएगा, तो फिर इसका आधा का आधा करने में फिर 4 माह लग जाएगा। इसको कुल 3/4 होने में कितना लग जाएगा? 8 महीने। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 महीने। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 90 कहता है कि एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मानो यहाँ लड़की है, यहाँ इसकी दूरी है 5 मीटर। लड़की से समतल दर्पण का दूरी, डी से दर्पण लिख दिया, या हम ऐसे कह सकते हैं, मिरर कह सकते हैं। चलिए मिरर ही लिख देते हैं, एम जी और एम की दूरी है 5 मीटर। वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। तो इसका नियम है कि अगर दर्पण से 1 मीटर दूर है तो वह 2 मीटर दूर, उसका दुगुना दिखाई पड़ेगा। 2 रहेगा तो 4 मीटर, यहाँ पहले से 5 है और इसको 2 मीटर दूर होना है। इसके 1 मीटर के पास जाना है। 1 मीटर जाने के लिए 5 में से 4 घटाएंगे तब 1 होगा, यानी कितना चलना पड़ेगा? 4 मीटर। कितना चलना पड़ेगा? 4 मीटर चलना पड़ेगा। चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन आगे लेते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहती है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन कीटहारी पदार्थ, यानी कीट खाने वाला पदार्थ कौन है? एक में बालानोफोरा, दूसरा है रेफ्लेसिया, तीसरा है ओरोबांसी, चौथा ड्रेसिया। रेफ्लेसिया जो है, रेफ्लेसिया का फूल सबसे बड़ा होता है। संसार में सबसे बड़ा रेफ्लेसिया का फूल होता है। 91 सही जवाब होगा ड्रोसेरा। 92 है, बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? तो बीज प्रस्तुति जो है एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। किस अम्ल के द्वारा? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं कि द्विबीजपत्रियों, यहाँ लिखा है द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। क्या होते हैं? 2 जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र, 4 जनन छिद्र, 1 जनन छिद्र। क्या होते हैं इसमें? द्विबीजपत्रियों में परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं। 3 जनन छिद्र होते हैं। और इसमें है ओटेक का पूरा नाम क्या है? इसमें कहता है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। इसका यही हो जाएगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। ये दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ कन्वर्शन है, यहाँ कन्वेंशन है, यहाँ कंजर्वेशन है। तो 94 का सही जवाब आपको ढूंढना है। 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यही होगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। चलिए 94 तक क्वेश्चन देखें।
आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार किससे होता है? ट्रेटर्सी मच्छी, घरेलू मच्छी, एनाफेलिज मच्छी, सिक्ता मच्छी। इसका सही जवाब होगा कालाजार सिक्ता मच्छी से होता है। किससे होता है? सिक्ता मच्छी से। एनाफेलिज मच्छी से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। चलिए अब गणित का प्रश्न आया है। गणित को हल करके निकालना होगा और फटाफट निकाल के सॉल्व करते हैं क्लास को। एक में साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से किस दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगा। ये 1800 P है और 2700 A है। मिश्रण है, समय है 10 वर्ष। निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है, आराम से निकाल लीजिए। प्रतिवर्ष के किस दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगा? आपको क्या निकालना है? रेट। क्या निकालना है? रेट। दर बराबर होता है ब्याज। ब्याज कैसे आएगी? तो 2700 में से 1800 घटा देंगे तो 900 रुपये ब्याज आएगी। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कहता है तो मूलधन 1800 है। समय आपका कितना है? 10 वर्ष है। 900 दूनी 1800, 200 दूनी 50 और 0 0 खत्म, 5%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं, बड़ी इजी क्वेश्चन था। 57 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए कैसा है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको जो है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा कितना? 90,000 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर निकालते हैं हम। दूरी बराबर चाल गुना समय करते हैं। सब लोग जानते हैं इसको। चाल है 90 और इसको मीटर में बना लेंगे तो 90,000 हो जाएगा, क्योंकि हम आंसर मीटर में। समय का आता है और ये मीटर हो गया और समय कितना है? 15 मिनट। और इसको क्या करते हैं? घंटा को मिनट बना लेते हैं, 60 से भाग देते हैं। ठीक है, और काट देते हैं। 15 चौके 60, 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना? और ये हो जाएगा 22,500 मीटर। कितना हो जाएगा? 22,500 मीटर। चलते हैं, इतना तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। 98 नंबर प्रश्न है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और कहते हैं ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है और 1600 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? CI। क्या ज्ञात करना है? CI। CI बराबर K × 1 + R/100 पावर n-1। ये होती है फार्मूला। इससे जब हल करेंगे आप लोग तो इसका सही जवाब 516 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 516। ऐसी प्रश्न आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, और ये प्रश्न नंबर 99 और 100 है। देखते हैं इसको बना के। 99 में कहते हैं कि एक त्रिभुज के कोण 1:7:10 के अनुपात में है। सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करना है। ऐसे कोण को आसानी से हल करेंगे। एक है x, दूसरा है 7x, तीसरा 10x और तीनों का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री। 10 और 17 का 18, x बराबर 180 और काट देंगे तो 10 आएगा और x का मान 10 आया। सबसे बड़ा कोण 10 है यानी 10x, तो 10 गुना 10 बराबर 100 डिग्री। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वेरी आसान थे। 100 नंबर है। व्यंजक ये साइन 6 4 इंटू साइन 6a प्लस cos 6a, फिर -6 साइन 4a प्लस cos 4a प्लस 8 का मान ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे और हल करने के बाद इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसे आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। इस प्रकार
हमने आज 100 प्रश्नों का अच्छे ढंग से हल किए, सीखने का प्रयास किए और इसी तरह लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित तौर से सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए हमेशा रात दिन लगातार संघर्ष करते रहने के बाद ही पूर्णतः सफलता प्राप्त हो सकती है। और आप लोग अगर सफल बनना चाहते हैं, लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें, इस चैनल से अध्ययन करें। इस चैनल में विधिवत रूप से बिहार पुलिस रेलवे की तैयारी कराई जा रही है और आप अगर इसमें सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे सलाह दें। धन्यवाद।